हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 123, 123 के बाद में दिया गया है 129, 129 के बाद में दिया गया है 135, 135 के बाद में दिया गया है 141 और 141 के बाद में दिया गया है 147। और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि 147 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले दिया गया है सीरीज में 123, 123 के बाद में दिया गया है 129। तो 123 से 129 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 123 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें तो 123 और 6 मिलकर बन जाएगा 129। उसी प्रकार से देखिए 129 से कितना बन रहा है 135, 129 से 135 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 129 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें तो 129 और 6 मिलकर बन जाएगा 135। 135 के बाद में बन रहा है 141, 135 से 141 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 135 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें तो 135 और 6 मिलकर बन जाएगा 141। फिर देखिए 141 से कितना बन रहा है 147, तो 141 से 147 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 141 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें तो बन जाएगा 147। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था कि 147 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +6, उसके बाद में क्या हुआ, +6, फिर क्या हुआ, +6, उसके बाद में क्या हुआ, +6, यानी कि सभी के अंदर +6 हुआ है। तो 147 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, आगे भी यानी कि 147 में भी क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 147 के अंदर हम +6 कर देंगे तो 147 और 6 मिलकर बन जाएगा 153, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 153। अब हमें देखना है कि संख्या 153 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 153 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं
तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और आपके एग्जाम के भी मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप कंप्लीट तैयारी को अच्छे से मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे भाई यदि आप 60 से 65 दिन के बीच में इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को कवर कर जाएंगे। क्योंकि मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 22 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 32 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार से 22 से यहाँ पर 16 और 32 से यहाँ पर 25 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 43 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझना इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 22 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो 22 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई 22 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 22 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। अब 4 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस 4 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई हम यहाँ पर पता करते हैं कि 32 से यहाँ पर 25 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, 32 से 25 बनाने के लिए सबसे पहले तो हम 32 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। और यहाँ पर देखिए 25 बनाने के लिए यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 43 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम आसानी से बता देंगे कि 43 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई 43 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 43 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 3 मिलकर बन जाएगा 7। और सभी का स्क्वायर किया गया है तो 7 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। अब हमें देखना है कि संख्या 49 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 49 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी निश्चित कूट भाषा में RIPE को 5987 और FIRE को 8753 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में F के लिए कूट क्या है? मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई एग्जाम के अंदर जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है ऐप के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में RIPE इसको क्या लिखा गया है, तो RIPE इसको लिखा गया है 5987। इसी प्रकार से मेरे भाई आगे देखिए आगे बोला गया है कि FIRE, ठीक है, यानी कि FIRE इसको लिखा गया है 8753। और आपसे पूछा गया है कि मेरे भाई ऐप के लिए कूट क्या होगा। सोल्व करेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका है इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। यानी कि करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए जो ये शब्द दिया गया है या इस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उसी प्रकार से नीचे जो ये वाला शब्द दिया गया है इसके अंदर भी हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। दोनों शब्दों के बीच में हम क्या करेंगे, कॉमन अल्फाबेट लेटर देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहले शब्द के अंदर ई दिया गया है और नीचे वाले शब्द में भी ई हमें दिया गया है, यानी कि ई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए पहले शब्द के अंदर आर दिया गया है और दूसरे शब्द में भी आर हमें दिया गया है, यानी कि आर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए पहले लेटर में आई दिया गया है और दूसरे लेटर में भी आई दिया गया है, यानी कि आई और आई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब क्या बच गया मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच गया एफ और यहाँ पर बच गया पी। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए यहां पर भी हमें संख्या दी गई है और यहां पर भी संख्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच में कॉमन संख्या देखेंगे। जैसे यहां पर देखिए पहली संख्या में 5 दिया गया है और नीचे दूसरी संख्या में भी 5 दिया गया है, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई दूसरी यानी कि पहली संख्या में 8 दिया गया है और दूसरी संख्या में भी 8 दिया गया है, यानी कि ये दोनों संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। इसी प्रकार से पहली संख्या में 7 दिया गया है और दूसरी संख्या में भी 7 दिया गया है, यानी कि 7 और 7 क्या बच गया, कॉमन हो गया। ठीक है, संख्या कौन सी बच गई ये देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए। यहां पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर बच गया 9 और यहां पर बच गया 3, यानी कि मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर क्या बचा था, पी, तो पी का यानी कि पी का कोड तो होगा क्या, 9। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर क्या बचा था, एफ, और संख्या क्या बची थी, 3, तो एफ का कोड होगा 3। हमसे क्या पूछा गया है, ऐप के लिए कूट क्या होगा या ऐप के लिए कोड क्या होगा, तो मेरे भाई ऐप के लिए कोड होगा 3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 3 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। कमला से बातें करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माता तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। कमला राजेश से किस प्रकार से संबंधित है। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न लिया गया है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 16 सितंबर 2022 की 3rd शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है
और प्रश्न को पढ़ने के बाद में प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर आपको पता करना है कि कमला राजेश से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सोल्व करेंगे प्रश्न को। प्रश्न में बोल रहा है कि कमला से बातें करते हुए राजेश ने कहा। कहने वाला कौन है? राजेश। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं राजेश, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। यहां पर देखिए राजेश है कहने वाला, कमला से बातें करते हुए राजेश ने कहा। अब राजेश बातें किससे कर रहा है? कमला से। तो यहां पर हम लिखेंगे कमला, ठीक है। क्या कहा? तो देखिए कमला से बातें करते हुए राजेश ने कहा मेरी माता, यानी कि राजेश की माता। तो यहां पर हम लिख देते हैं माता, ठीक है। ध्यान से समझना, इसी प्रकार से आप सोल्व करेंगे तभी आपका प्रश्न सही होगा। यानी कि कमला से बातें करते हुए राजेश ने कहा मेरी माता तुम्हारे पिता, यानी कि कमला के पिता की इकलौती बेटी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पिता, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखिए, यानी कि यहां पर क्या बोल रहा है? कमला से बातें करते हुए राजेश ने कहा, क्या कहा? मेरी माता, यानी कि राजेश की माता तुम्हारे पिता, यानी कि कमला के पिता की इकलौती बेटी है। यानी कि इसके पिता, कमला के पिता की राजेश की माता क्या है? इकलौती बेटी है। कमला राजेश से किस प्रकार से संबंधित है? ध्यान से समझना मेरे भाई। यहां पर देखिए हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न में क्या बोला गया है? कमला से बातें करते हुए राजेश ने कहा मेरी माता, यानी कि राजेश की माता, या ठीक है, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि कमला के पिता की इकलौती बेटी है राजेश की माता। तो मेरे भाई इसके पिता की इकलौती बेटी या तो माता है या कमला, यानी कि दोनों एक ही हैं। अब यहां पर देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि कमला राजेश से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि ये जो कमला है ये राजेश की क्या लगेगी? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, माता या कमला दोनों एक ही हैं, क्योंकि देखिए कमला के पिता की इकलौती पुत्री है, या तो आप माता कह लो या कमला कह दो। तो देखिए मेरे भाई कमला कौन है? माता। और कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो कमला है ये राजेश की क्या है? माता है मेरे भाई, ठीक है। अब हमें देखना है कि माता शब्द किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, बिल्कुल माता शब्द हमें दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प का शब्द इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि पर्वत का संबंध ऊंचाई के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से पर्वत का संबंध है ऊंचाई के साथ में, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि गुफा का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, पर्वत कैसे होते हैं, तो मेरे भाई पर्वत होते हैं ऊंचे, उसी प्रकार से हमें बताना है कि गुफाएं कैसी होती हैं। तो मेरे भाई जिस प्रकार से पर्वत ऊंचे होते हैं उसी प्रकार से गुफाएं गहरी होती हैं। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा गहराई। अब हमें देखना है कि गहराई शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है गहराई शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है स्टोरेज डिवाइस, और ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट प्रकार का डिवाइस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कीबोर्ड है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जल को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी है स्टोरेज डिवाइस है, और ऑप्शन डी है
प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ऑप्शन ए बेलगांव अधिवेशन 1924 की, ऑप्शन बी है कराची अधिवेशन 1931 की, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1936 की, और ऑप्शन डी है फैजपुर अधिवेशन 1937 की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए है 10 जोड़ी, ऑप्शन बी है 12 जोड़ी, ऑप्शन सी है 14 जोड़ी, और ऑप्शन डी है 16 जोड़ी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और 80% अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न को गलत किया था। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार से पूछा गया था कि मानव शरीर में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। 80% अभ्यर्थियों ने वहाँ पर आंसर दिया था 12। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, ना कि 12 तंत्रिकाएं। ठीक है, और यदि आपसे प्रश्न उसी प्रकार से पूछा जाए कि मानव शरीर में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो मेरे भाई डायरेक्ट पूछा जाए तो याद रखना मानव शरीर में 24 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, और यदि आपको जोड़ी शब्द दिया जाए तब याद रखना 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मानव शरीर में। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताइए मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर है। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए आउटपुट प्रकार का डिवाइस है, ऑप्शन बी है इनपुट प्रकार का डिवाइस है, ऑप्शन सी है स्टोरेज प्रकार का डिवाइस है, और ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग प्रकार का डिवाइस है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है,
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार लद्दाख राज्य में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देखिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए जो आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा इसके अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिल जाएंगे। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप अपने 60 से 65 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को लेकर जरूर पढ़ लेना। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है
उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है रेनिन एंजाइम, ऑप्शन बी है टाइलिन एंजाइम, ऑप्शन सी है टेनिन एंजाइम और ऑप्शन डी है रेजिन एंजाइम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।